क्या कर रहे हैं? बोल नहीं रहे खुल करके। अगर 4 महीना पहले हम आपसे पूछते तो आप खुल करके बताते कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो जनता बताएगी ना। मैं समर्थन में आ गए हैं तो नहीं, मेरे कभी अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बोलेंगे, आपकी सरकार करेगी ना, सरकार आपकी है ना, वो बोलेंगे तो आपकी सरकार करेगी। क्यों उनको आप जो सरकार को गाली दे दीजिएगा, किन्हीं को गाली दे दीजिएगा। अपोजिशन की तो यही कामयाबी है ना। नहीं, ये काम नहीं, काम अपोजिशन में रहे नहीं है मास्टर साहब। नहीं, हिकमत अमली से काम लिया जाता है। रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपकी हुकूमत ने 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ दिया, फिर आपने यूटिलाइजेशन मांगा। लेकिन उसमें तो आपकी हुकूमत पर इल्जाम लगता रहा, यानी नीतीश कुमार पर, आपकी सरकार पर, कि जमीन पर आदिवासियों को जबरदस्ती बसा दिया गया, खाली नहीं कराया गया, और जो जमीन थी एमयू सेंटर के लिए वो नहीं हवाले की जा रही थी, जिसकी वजह से ताखिर हुई। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। नीतीश कुमार जी अगर ये होते तो उन्होंने जमीन तुरंत खाली कर ही नहीं करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं ख़ास मुलाकात में आज मास्टर मुजाहिद आलम। आप किशनगंज के कोचा धामन विधानसभा से कई मरतबा विधायक रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जाने माने लीडर हैं। इसके अलावा किशनगंज में एमयू सेंटर की तहरीक चलाने वालों में आप भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बातचीत करेंगे बिहार और दीगर मुद्दों पर, कुछ सियासी हालात पर। मास्टर मुजाहिद आलम, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि एमयू तहरीक जो चल रही थी किशनगंज में एमयू सेंटर के लिए, तो उसका मामला कहाँ तक पहुँचा? जैसा कि लोकसभा में इस बातचीत सामने आई है, सरकार ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 2 दिन पहले जो देश के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान साहब जो पार्लियामेंट में जो बयान दिया है, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो कैसे ऐसा बयान दिए जो सच्चाई से बिल्कुल उलट है। आपको कैसे लगता है सच्चाई के खिलाफ? उनका कहना है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यूपीए सरकार ने वोट बैंक की सियासत करने के लिए मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, झूठ बोला कि हम एमयू सेंटर बना रहे, रिकॉर्ड में नहीं है मिनिस्ट्री की। निश्चित रूप से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड में नहीं है। कैसे नहीं है? जहाँ तक बीजेपी और आरएसएस की बात है, जब इसकी शुरुआत हुई तभी से ये लोग किशनगंज एमयू सेंटर के खिलाफ थे। 2010 में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस वक्त एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, उनके कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया, लाठीचार्ज हुआ, कई लोग जख्मी हुए। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी 243.76 एकड़ ज़मीन दिए। फिर बाद में जब एएमयू के वीसी बताया कि नहीं, ज़मीन 3 टुकड़े में, 1 टुकड़े में चाहिए, फिर उस पर जो है आंदोलन भी हुआ। और 30 दिसंबर 2011 को एएमयू के शर्तों के अनुसार 1 टुकड़े में 224.02 एकड़ ज़मीन दिए। फिर उसके बाद उस वक्त की यूपीए सरकार निश्चित रूप से जो ज़मीन देने के बाद दिसंबर 2000 के बाद जो तेज़ी लानी चाहिए वो तेज़ी नहीं लाए। और चुनाव से ठीक पहले 2014 लोकसभा चुनाव से पहले 30 जनवरी को मैडम सोनिया गांधी 136.82 करोड़ की योजनाओं का संग बुनियाद रखी। लेकिन जो उसके लिए जो फंड रिलीज करना था, जो टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, उसमें 29 टीचिंग पोस्ट हैं, 19 नॉन टीचिंग पोस्ट है, वो सैंक्शन भी नहीं हुआ। दिसंबर में 2011 में ज़मीन दिया गया। मैडम सोनिया गांधी 30 जनवरी 2014 को शिलान्यास की। और फिर जो है मार्च 2014 में यूजीसी एचआरडी मिनिस्ट्री ने मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद के लिए 29 टीचिंग, 19 नॉन टीचिंग पोस्ट को सैंक्शन किया। तो जब शिलान्यास हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो ये भी पोस्ट सैंक्शन होना था। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उस वक्त जो सरकार ने जो है लापरवाही हुई है।
और उसके बाद जो है, जो ज़मीन का मसला आया तो उस ज़मीन जो पसंद किया बिहार सरकार ने देने के, तो वहाँ पर एक मसला आया कि आदिवासियों को बसाया गया। उस मामले में भी इनडायरेक्ट रूप से जो है बीजेपी और उससे जुड़े संस्थानों का ही हाथ था। लेकिन उसमें तो आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता रहा, यानी नीतीश कुमार पर, आपकी सरकार पर, कि ज़मीन पर आदिवासियों को ज़बरदस्ती बसा दिया गया, खाली नहीं कराया गया, और जो ज़मीन थी एमयू सेंटर के लिए वो नहीं हवाले की जा रही थी, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। नीतीश कुमार जी अगर ये होते तो उन्होंने ज़मीन तुरंत खाली कर ही नहीं करवाया। वहाँ पर आज भी एक पुलिस पोस्ट, परमानेंट पुलिस पोस्ट वहाँ कायम कर दिया है। इसलिए और जो यहाँ पर न रहे, 30 दिसंबर 2011 को जब ज़मीन तो हैंड ओवर कर दिया बिहार गवर्नमेंट ने, एएमयू के वीसी और रजिस्ट्रार जो पीके अजीज साहब वीसी थे, उस वक्त हैंड ओवर कर दिया। तो वो उस वक्त ज़मीन फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन, कोई मामला, सबको आदिवासियों का कब्जा था, निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद यूपीए सरकार चली गई, फिर जो एनडीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार ने 30 दिसंबर 2015 को मोदी गवर्नमेंट ने एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए 10 करोड़ रुपए 2015-16 के लिए रिलीज किया। जो बाउंड्री निर्माण के लिए जो ज़मीन दी गई, उसके बाउंड्री कंस्ट्रक्शन और सैलरी और दूसरे एक्सपेंसेस में खर्च हुआ। और मार्च 2017 को वो जो क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन भी, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दे दिया। और फिर फंड की मांग की गई। तब तक जो फंड सैंक्शन हुआ था 136.82 करोड़, ये ड्यूरिंग 12 5-ईयर प्लान, वो लैप्स कर गया। उसके बाद फिर से प्रपोजल मांगा गया एचआरडी मिनिस्ट्री तीनों सेंटर के लिए। किशनगंज के लिए भी 5 अक्टूबर 2018 को 83.18 करोड़ का प्रपोजल सबमिट किया गया। तब से कोई फंड रिलीज नहीं। और पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्तार अब्बास नकवी उसके मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 50 करोड़ मल्लापुरम को, 50 करोड़ मुर्शिदाबाद को दिए। एएमयू किशनगंज सेंटर को नहीं दिएगा। मैं खुद मिलके उनसे दरखास्त किया था, मुख्तार अब्बास नकवी से मिले थे। उनका जवाब भी मुझे आया, क्योंकि इस जमीन पर एनजीटी का इंजेक्शन है, जिस कारण एचआरडी मिनिस्ट्री ने प्रपोजल जो दिया था हॉस्टल बिल्डिंग के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में, उसको विड्रॉ कर दिया। जमीन और जो जमीन पर, और मैं बता रहा हूं, उसके बाद जब ये 10 करोड़ खर्च हो गए, तब फिर एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता है मुकेश हेम्ब्रम, जो माझी परगना अभयन बैसी, एक संथाल ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़ा हुआ। उन्होंने कोलकाता एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन में एक केस दाखिल किया, जिसका नंबर है OA 126/2017। नंबर याद रखे हुए हैं आप? जी, सब उसमें लगा हुआ हूँ शुरू से। अच्छा। तो उस मामले में भी बहुत दिन तक चला एएमयू पार्टी, बिहार गवर्नमेंट। लेकिन हुआ क्या कि जो है एएमयू के तरफ से लास्ट टू डेट में कोई भी वकील अपियर नहीं हुए। और 18 फरवरी 2019 को जजमेंट आया, क्योंकि ईस्टर्न जोन कोर्ट वेकेट था, तो दिल्ली मेन बेंच में फैसला आया। और उसमें फैसले में ये कहा गया है कि जो है, जब तक आप एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से आप परमिशन नहीं लेते हैं, तब तक आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ नहीं चालू। अब से पिछले, आप जोड़ लीजिए, फरवरी 2019, 3.5 साल हो गए लगातार एएमयू सेंटर बिहार गवर्नमेंट अप्रोच कर रहा है। जो कमी है मास्टर मुजाहिद साहब एमयू किशनगंज सेंटर के लिए, कहाँ कमी है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि बीजेपी हुकूमत ने भी एक मरतबा फंड रिलीज किया, अब दोबारा ये कहना कि कोई रिकॉर्ड नहीं, तो एक तरह से वाज़ेह तौर पर ये झूठ बोल रहे हैं खुद। और यूपीए सरकार
को भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार में काम नहीं किया, या शायद उनको लगा हो कि अगली मर्तबा सरकार बनेगी तो कुछ करेंगे। 2 सेंटर का उन्होंने हालांकि अपनी सरकार में ही काम किया था, मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद का। अब जमीन पर एक ऑब्जेक्शन का मामला आ गया तो, और फिर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसको असल फैसला लेना है, तो आपको लगता है असल जिम्मेदार कौन है? एमयू है, या जो जमीन पर ऑब्जेक्शन का मामला वो बेसिक वजह है, या कौन है असल? बीजेपी और उसके लोग तो अब शुरू से ही नीतीश कुमार के चाहने के बावजूद भी वो लोग लगे हुए थे कि ये नहीं बने, लेकिन नीतीश कुमार जानते ही है। तो आप लोग भी तो एनडीए हुकूमत का हिस्सा थे। नीतीश कुमार ने जितना बिहार से हो सकता है उससे ज्यादा कर दिया है। सेंटर आप बिहार गवर्नमेंट से 2 हॉस्टल को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कि जो है वो कोर्सेज शुरू करने के लिए। फिर जब 2019 में जो एएमयू सेंटर किशनगंज के डायरेक्टर साहब जब मिले थे तो वो बोले कि जब तक ये जमीन का मामला नहीं सुलझता है तब तक हम नए कोर्सेज को शुरू करने के लिए कुछ और बिल्डिंग चाहिए। नीतीश कुमार जी ने उस वक्त आमिर सुबहानी साहब को तलब करके, जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो 2 बिल्डिंग अभी 10.5 करोड़ की लागत से अभी बन रहा है। तो जितना उनसे हो सकता है, कई बार वो खुद जब प्रकाश जावड़ेकर जी थे वो पर्सनली उनको चिट्ठी लिखे, बात किए, लेकिन जो यहाँ सेंटर में बैठे लोग पहले भी नेग्लिजेंसी बरती गई, अभी भी। और ये कहना कि ये इनके यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, भाई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपकी हुकूमत ने 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ दिया, फिर आपने यूटिलाइजेशन मांगा, फिर आपने जो है सेंटर को एक टीम हाईली पावर्स कमिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके वीसी मिस्टर कोहली साहब खुद गए और वहाँ पर जो है सारी चीज़ों को देखा। मैं खुद एज ए एमएलए था, डीएम एसपी मरहूम मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। तो फिर आपने ही ने भेजा, आपकी हुकूमत ने ही, एचआरडी मिनिस्ट्री ने ही ने भेजा। इतना सब करने के बाद आज आप मुकर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो मास्टर मुजाहिद साहब यही कह रहे हैं कि एमयू सेंटर के हवाले से जो सरकार है झूठ बोल रही है। हम लोगों ने कोशिश की है बिहार सरकार से, जितना पॉसिबल था, जितना हो सकता तो क्या गया। एमयू सेंटर जो किशनगंज का है, शुरू से मुहिम्मा बना हुआ है, लगातार कोशिशें हुई है, वो मामला हल नहीं हो पा रहा। मास्टर मुजाहिद साहब कुछ और मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करें जेडीयू से, लेकिन एमयू पर भी बात कर दे। अब हम लोग उसको लीगली, अच्छा लीगली क्या कर रहे हैं आप एमयू? लीगली हम लोग बात करें। पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं जनाब अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, आज या कल में उन्होंने खुद ड्राफ्ट तैयार करके एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जवाब दिया और फिर निःशुल्क वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब जरूरत अगर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी है, अभी नहीं किए हम लोग। अब जब केंद्र सरकार ने इस तरह का जो है बयान पार्लियामेंट में दिया है तो अब यही उपाय है कि हम लोग जो है पॉलिटिकली और लीगली भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि एएमयू सेंटर किशनगंज उस इलाके के सभी जो नौजवान हैं, सभी बच्चे हैं, सभी लोगों के बिल्कुल सब ख्वाब में है और यहाँ एक उस इलाके के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं। जी बिल्कुल। अब किशनगंज की सियासत पे बात करते हैं। आप जनता दल यूनाइटेड की सियासत कर रहे हैं, वहाँ आरजेडी भी है, कांग्रेस के एमपी है, लेकिन किशनगंज और ख़ासतौर पर सीमांचल तो कहा जाता है, लेकिन किशनगंज जो है वो एमआईएम का बिहार में एक हब बन गया है। अब वहाँ एमआईएम वालों की जीत हो रही है, तो ऐसे में लगता है कि आप जेडीयू पार्टी से रहते हुए आपको अब किशनगंज में कोई कामयाबी मिल सकती है, कोई चुनाव जीत सकती है। 2020 का चुनाव सबने देखा कि एमआईएम ने बड़ी जीत हासिल की और सभी पार्टियों के वहाँ हार हुई। निश्चित रूप से 2019 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम भी के जो बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब लड़े
और मेरी पार्टी से, जेडीयू पार्टी से, हम लोगों की पार्टी से मरहूम महमूद अशरफ साहब भी थे और बहुत कम 30,000 वोट से पीछे रह गए और वो अपने घर में पीछे रह गए। अमोर और बायसी विधानसभा जो पूर्णिया जिला का हिस्सा है, वहाँ पर जो है पीछे रह गए, जिस कारण 30,000 से हार हो गई। और बिहार में 17 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, इसमें 16 जीते। तभी जेडीयू का सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एक एक आदमी ये संकल्प लिया कि 2024 में पार्टी नेतृत्व जिनको भी टिकट देगा, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जेडीयू किशनगंज लोकसभा सीट जीतने का काम करी। उसके लिए हम लोग जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं। अभी मेरी जेडीयू पार्टी द्वारा अभी सदस्यता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा गया है। लेकिन जो किशनगंज है खासतौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, एमआईएम ने उसे अपना गढ़ बनाने की कोशिश की है और कांग्रेस के ही एमपी ज़्यादातर जीतते रहे हैं। आरजेडी का भी वहाँ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, न जनता दल यूनाइटेड का है। और अगला जो चुनाव होगा वो गठबंधन का होगा। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस सेक्रीफाइस करेगी, अपने जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ से टिकट नहीं देगी और जेडीयू के लिए टिकट सीट छोड़ देगी? जब गठबंधन, महागठबंधन है, पहले भी था 2015 में, तो मैंने बहुत जगह देखा है कि जैसे अररिया से जाकिर अनवर बैराग साहब एमएलए थे जेडीयू के लिए, गठबंधन में वो सीट कांग्रेस को चला गया। उसी तरह मनिहारी से जेडीयू के एमएलए थे, वो सीट कांग्रेस को चला गया। अभी कुर्नी में चुनाव हुआ, तो कुर्नी में वहाँ से जो 2020 में आरजेडी पार्टी जीती थी, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने उस सीट जेडीयू को दिया। लेकिन हार गए ना कुर्नी आप लोग, गठबंधन था, इसके बावजूद आप लोग हार गए। निश्चित रूप से बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गए। आप लोग तीन पार्टी एक साथ, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, उधर अकेले बीजेपी। उसकी समीक्षा हो रही है, समीक्षा हो रही किन कारणों से। एमआईएम वालों की वजह से हारे का, उनके उम्मीदवार थे वहाँ। एमआईएम भी एक फैक्टर है। मैं खुद कुर्नी में 3 दिन था, फैक्टर था। जिस तरह से नहीं, एमआईएम का तो वहाँ उतना चला नहीं, लेकिन गोपालगंज में तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है। तो वोट कटवा नहीं कहेंगे आप एमआईएम को? वो तो है ही, कांग्रेस वाले कहते हैं। वो तो है ही। आप देख लिए ना, अभी गुजरात में, दिल्ली में लड़ना तो उनका हक है ना। अगर ये हक है तो ठीक है, वोट कटवा, तो आप जो बातें वो कह रहे हैं, यही बात है ना। 2020 में जिन बातों को लेकर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने मुंह से हर सभा में बोले, मैं कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाऊंगा, अमोर में अवैसी हॉस्पिटल बनाऊंगा, तो टेरागंज में नहीं, तो वो ना बोले मैं डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, वहाँ के सुरजापुरी मुस्लिम बरादरी को सेंट्रल जो पिछड़ी जाति के जो सेंट्रल लिस्ट, ओबीसी लिस्ट में शामिल करवाऊंगा, एएमयू किशनगंज सेंटर को फंड दिलवाऊंगा। 2.5 साल लगभग होने जा रहे हैं, किन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई, बात हुई, चुनाव जीत लिए 5 सीट। और यही वजह है कि उनके 4 एमएलए उनका साथ छोड़ के चले गए कि जो है इन लोगों के साथ रहने तोड़ दिया ना, आरजेडी ने तोड़ दिया। मतलब तो होता है, जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है। नहीं, वो तो ऐसे ही नहीं टूटे ना। कोई भी आदमी अगर उनका, लेकिन आपको एमआईएम पार्टी में अगर उनका भविष्य रहता, उनका मुस्तकबल होता, वो अगर काम करते तो कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं। चले जाते हैं। मुझे भी 2020 चुनाव से पहले आरजेडी से ऑफर मिला था कि आप जो है मेरी पार्टी से लड़िए, लेकिन मैंने मुनासिब, मैं जानता था कि अभी सीए का मामला, मुझे इसमें मुश्किल होगा, लेकिन मैंने मुश्किलों का सामना किया नहीं जो, इसलिए कोई भी आदमी ऐसे ही पार्टी में 2020 में आप कोचाधामन से हार कैसे गए? आपका काम है, लोग आपको जानते हैं, इसके बावजूद आप अच्छे खासे वोटों से हार गए और एमआईएम साहब हार गए। निश्चित रूप से हारे, 36,000 वोट से हारे। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बना, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और उस वक्त जो है वीडियो बना के उसको डिटेंशन सेंटर बना के
लोगों ने बता वायरल के कर कि दिया। जो है इस पे सब मुसलमानों को कैद किया जाएगा। हमारे विधानसभा में बहुत ही लंबी लंबी 44 किलोमीटर सड़क 155 करोड़ की लागत से मरहूम मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब के नाम से बनवाए, और जो है उसको अच्छा, ये बताया कि वो जो है ये जो मिलिट्री सेंटर गाड़ी जाने का रास्ता है। मिलिट्री गाड़ी को ले जाने के लिए सड़कें चौड़ी हो रही है। यहाँ तक कहा गया कि ये हुजूर की पार्टी है। एक औरत जब वोट दे के आई, उससे बोला भाई आपने आपके गांव में उन्होंने बिजली पहुंचाया, 3 तरफ से रोड जोड़ा, तो आपने उसको बोला नहीं, वोट का तो हकदार वही था, लेकिन हम अगर पतंग छाप में वोट नहीं देते तो अल्लाह ताला के यहाँ हम क्या जवाब देते। और ये बोले जन्नत चले जाएगा। और मेरे सारे स्पीच में, बड़ी सभाओं में मैंने खुले मन से कहा, कोई आलिम मौलाना कोई मुफ्ती ये बात अगर मुझे कह दे कि एमआईएम को पतंग छाप में वोट डाल देने से कोई जन्नत चले जाएगा, तो इससे आसानी से जन्नत कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि पतंग का बटन तो ऐसी दबाऊं। अफवाह कहाँ से हो रही? मैं तो पार्टी ये लोग अफवाहबाज है आवाम ही। नहीं, वो लोग एक नहीं कह टीम रहे थे। तैयार किए हुए एमआईएम जैसे बीजेपी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये लोग आरएसएस नागपुर से, ये लोग हैदराबाद से गाइड होते हैं। आप उनके खिलाफ कुछ बोल दीजिए, सही बात से गालियों से नवाजते हैं तो आप देख लीजिए। नहीं, तो बात करते ना, उन्होंने दिल जीता है। किशनगंज में इस वक्त दिल वो जितनी बातें करते हैं, एक चीज बोल दिए ना, पांच टिकट आप खुद नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब कितने दिन से पुराना हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके वालिद साहब भी थे। जरा उस लोकसभा क्षेत्र में घूम लीजिए, और उसके बगल में सिकंदराबाद लोकसभा, एक ही शहर में है ना, वो हाईटेक सिटी बन गया, साइबर सिटी बन गया। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, अभी इस बार नहीं देखे सैलाब में कि ऊपर से पानी चू रहा है, नीचे में सब बेड में पानी जा रहा है। चुनाव तो वो जीत रहे ना, बार बार जज्बात की आंधी चलाकर, जज्बात उभार नहीं, मतलब मुसलमानों का लगता है कि जब मुश्किल वक्त होता है वो हमारा साथ देते हैं, सिर्फ बोलते हैं। तो बोलने गुजरात दंगा हुआ, उन्होंने क्या किया? वो बैरिस्टर साहब है, वो क्या किए जरा एक बताइए। गुजरात मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली तीस्ता सीतलवाड़ एक गैर मुस्लिम खातून है। तो ये लोग सिर्फ बात करेंगे, बाबरी मस्जिद शहीद का बात करेंगे। उनके यहाँ पर कितनी मस्जिदें, एक मामले का बोले ना कि वो उस मामले को उभारा अच्छा, हो। तो ये मुझे बताइए मास्टर मुजाहिद साहब कि किशनगंज में अब एमआईएम एक बड़ी ताकत बन गई है और उससे मुकाबला करना टफ होगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है। वो अब लोग समझ गए हैं 2020 में जिन भावनाओं को, जिन जज्बातों को उभारा गया, अब देख लिए कि लोग हकीकत से इनका वास्ता नहीं है। ये बात कही गई कि हम लोग हक छीन कर लाएंगे, कॉलर पकड़ कर लाएंगे। आज जो है वही नेताजी बोलते हैं पब्लिक को क्या करेंगे। मेरी सरकार नहीं है, एहतजाज करते हैं, आवाज उठाना अलग बात, अच्छी बात है। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, बोलते तो आवाज उठाया जाता है अलग बात, लेकिन किसी मसले को हल करना वो अलग बात है। मास्टर मुजाहिद साहब, मैं उनकी तरफदारी नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन जमहूरियत में ये भी एक अहम होता है कि जो मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, इश्यूज क्या है ना, उसको सामने लाना, उठाना, ताकि लोगों को पता चले कि आपके मसाइल क्या हैं। और एक अपोजिशन पार्टी की, एक अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो संसद में जाए तो आप बोलें, आवाज उठाएं। जैसे किशनगंज के वो मरहूम मौलाना एमपी असराउल्लाह कासमी थे, उनसे लोगों को यही शिकायत रही कि उन्होंने कभी संसद में मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोला। तलाक का मामला था, उस पर भी एक आलिम दीन होने के हैसियत से उन्होंने कोई बात नहीं किया, हालांकि उस वक्त अपोजिशन में थे। तो इन चीज़ों पर भी आवाम की नज़र रहती है कि आप जब संसद में बोलते हैं, तर्जमानी करते हैं, तो आपकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी जाती है। तो जो मुद्दे हैं उसको आप उठाएं। जिन बातों का आप तस्करा कर रहे हैं, जरा रिकॉर्ड देख लिए। 6 साल 4 महीना मैं भी एमएलए रहा, मैं सत्ता दल में शामिल रखे जितने कौमी और मिली मसाइल, चाहे मदरसा का मामला हो, उर्दू टीचर्स का मामला हो,
उर्दू ट्रांसलेटर का मामला हो, टाइपिस्ट का मामला हो, या और भी, ये सब आपने इतनी बार उठा के नहीं उसका हल भी निकाला। ये अच्छा काम किया आपने, बिल्कुल। ये सारे इशू तो हमारे जो है अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बोलेंगे, आपकी सरकार करेगी ना, सरकार आपकी है ना, वो बोलेंगे तो आपकी सरकार करेगी। क्यों उनको आप जो सरकार को गाली दे दीजिएगा, किन्हीं को गाली दे दीजिएगा, अपोजिशन की तो यही कामयाबी है ना। नहीं ये काम नहीं, काम आप अभी अपोजिशन में रहे नहीं है मास्टर साहब। नहीं, हिकमत अमली से काम लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एक पुल बनाना है, एक पुल बनने के लिए 28 टेबल से एक फाइल गुजरता, कहीं भी अटक गया वहीं पड़ा रहता। हम विधानसभा में बहुत बोलेंगे, यहाँ खोज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जब एमएलए थे तो एक एक टेबल पर जाके बैठ करके जहां अटका वहां से बर्बाद थी। और यही वजह है कि कोचा धामन में सबसे ज्यादा काम हुआ, चाहे सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, तालीम के मामले में हो, सेहत के मामले में। अभी जो कोचा धामन के विधायक को कुछ काम कर रहे हैं आपके विधानसभा में? अब ये तो जनता बताएगी, जनता बताएगी कि जो है क्या कर रहे हैं। बोल नहीं रहे खुल करके। अगर 4 महीना पहले हम आपसे पूछते तो आप खुल करके बताते कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो जनता बताएगी ना। मैं समर्थन में आ गए हैं तो नहीं, मेरे कभी समर्थन में या मेरे चाहने नहीं चाहने से, जनता मालिक है। जनता किसी को अगर 36,000 से हरा भी सकती है तो 72,000 से जीता सकती है। तो हम लोग अल्टीमेट पावर हाउस जनता को मानता हूं मैं। अच्छा, तो किशनगंज के जो मौजूदा एमपी है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आलम, कांग्रेस के हैं, वे खानदानी लीडर भी माने जाते हैं। उनके कामकाज से किशनगंज की जनता कितना मुतमईन है और उनसे टिकट छीनना या उनका फाइट करना कितना मुश्किल होगा किशनगंज में? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो यही है, हम लोगों का यही दावा है, सारे गठबंधन के दलों के जितने भी नेता हैं कि टिकट देने से पहले एक इलाके का एक सर्वे करा लिया जाए। तो लोग किसको चाहते हैं? लोग किसको चाहते हैं? अगर जावेद साहब अगर काम किए तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलना चाहिए। हम लोग भी उनके साथ में, जब महागठबंधन है तो सबको साथ देना पड़ेगा। लेकिन जनता को अगर थोपा जाएगा तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। कुर्नी में जहां आप चर्चा किए तो एक बात सामने में आई ना कि जो है कैंडिडेट था वो उसको जब वो 10 साल पहले रहे, मंत्री भी रहे, तो कभी किसी का गांव में नहीं गए, ये तो उनको टिकट दे दिए, तो उसका ज्यादा नुकसान हुआ। लोग गुस्से में जाके दूसरे तरफ वोट मार दिए। मतलब गुस्सा में कई मर्द लोग बीजेपी वालों को भी जिता देते हैं। अभी रामपुर में भी हुआ, आजम खान को 42 सालों बाद हार मिली ज़िमनी चुनाव में। तो लोग ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ फैक्टर ये नहीं है कि पुलिस ने लोगों को वोट नहीं देने दिया, बल्कि आजम खान के कई लोगों की नाराजगी भी थी, मुसलमानों में भी, क्योंकि उन्होंने किसी को भरने नहीं दिया, काम नहीं कराया। बहरहाल एक आखिरी सवाल, सीमांचल जो खित्ता है हिंदुस्तान भर में मशहूर हो गया है, लोग जानने लगे हैं सीमांचल को, सीमांचल के कई बड़े बड़े नेता भी रहे। तो इस वक्त जो सीमांचल के मुद्दे हैं, सिर्फ किशनगंज नहीं, सीमांचल जो भी अररिया, कटिहार, पूर्णिया आता है, तो बड़े मसाइल क्या हैं सीमांचल के? सीमांचल का सबसे बड़ा मसाइल जो आप जानते हैं कि जितनी भी नदियां हैं बिहार के, जो उत्तरी बिहार जिनको हम लोग बोलते हैं, वो सारी हिमालय से निकलती हैं। और बाढ़ और सुखाड़, बरसात के टाइम में सारी नदियां बाढ़ से तबाही मचाती हैं इलाके में, और जो है बरसात के बाद फिर सुखाड़ का, उस पानी का सही इस्तेमाल नहीं है। उसके लिए महानंदा बेसिन योजना फेज 1 का काम पूरा हो गया, फेज 2 में टेंडर हो चुका है। अब जमीन अधिग्रहण, जमीन लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। ये काम पूरा हो जाएगा जब 5 फेज में, तो ये बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, नदी कटाव से। और दूसरा एक बड़ी योजना है नदी जोड़ो योजना के तहत, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो कोसी मेची नदी लिंक परियोजना, वो कब से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में पड़ा हुआ था, वहाँ से क्लियरेंस मिल गया, उसकी स्वीकृति मिल रही। तो उससे जो सभी नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जो ज़्यादा पानी है, दूसरा कम है, उसमें ले जाया जाएगा।
फिर जो है उसमें नहर बना करके सिंचाई भी किया जाएगा, बिजली भी उत्पादन हो गया। तो ये महानंदा बेसिन ये जो महानंदा बेसिन योजना आप कह रहे हैं और कोसी नदी वाला लिंक योजना, ये अगर काम पूरा हो जाता है तो सीमांचल की जो ये सबसे बड़ी समस्या, हर साल वहाँ के लोग, हम लोग जूझते हैं जो तो बाढ़। मास्टर साहब ये होगा कब? ये बहुत पुराना मुद्दा है। जो तस्लीमुद्दीन साहब थे उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, महानंदा बेसिन का, के महानंदा बहुत बेसिन जोर से का मांग, मुहिम चलाए थे उन्होंने। जी, जी। और 20-25 साल हो गए, अब तक पूरा नहीं हुआ। सरकार में आप रहे हैं, तो क्या सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही है? और अभी भी आप कह रहे हैं कि इस पर मामला चल रहा है, मतलब कब होगा कोई गारंटी नहीं है, तो क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जाती? क्योंकि सैलाब जो है ना, वो इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं अक्सर गया हूँ, देखता हूँ कि नदी कटाव बहुत होता है वहाँ। एक जगह लोग घर बनाते हैं, सैलाब आता है, उनका घर डूब जाता है, फिर अगली मरतबा कहीं और घर बनाते हैं। कुछ लोग खाना बदोशों की तरह इधर से उधर जाने पर मजबूर होते हैं और सब लोगों को झेलना पड़ता है। तो कैसे पूरा मसला हल हो सकता है? तो वही मैं बताया ना, महानंदा बेसिन जो 5 फेज में काम होना है, सीमांचल की सारी नदियों के दोनों तरफ तटबंध, हाई लेवल डैम, इम्बैक्टमेंट बनना है। और जो ये मेची कोसी लिंक परियोजना, तो इसके लिए ये बिहार सरकार के भूते ने, इसमें ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जब तक फुल कॉपरेशन नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। नेपाल से भी पानी बहुत छोड़ा जाता है, उसका कुछ हल है? उसका भी यही है कि अगर ये तटबंध और ये नदी जोड़ो योजना अगर हो जाएगा तो वो जो एकाएक जो पानी जो नेपाल के कैचमेंट एरिया में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसका जो दुष्प्रभाव इधर पड़ता है उससे निजात मिलती है। और इसी के लिए, इसी सब के लिए नीतीश कुमार 17 साल से अपने बुते बिहार एक बीमारी राज्य को आज देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला रियासत बना दिए। तो यही मांग है उनका कि बिहार विधानसभा से, विधान परिषद से हमेशा से, चाहे यूपीए की सरकार हो, अभी एनडीए की हो, वो केंद्र से मांग कर रहे हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। ये झारखंड का बंटवारा होने के बाद सारे मिनरल्स और कल कारखाने वो झारखंड चले गए, इसलिए इसको मिलना चाहिए जी। तो ये अगर मिल जाएगा तो ये काम और तेजी से होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे मास्टर मुजाहिद आलम, किशनगंज की कोचा धामन विधानसभा से कई मरतबा विधायक रह चुके हैं, लोकप्रिय नेता माने जाते हैं अपने हलके में, नीतीश कुमार के भी बेहद करीब हैं, लोकसभा का दावेदार खुद को बताने जा रहे हैं और तमाम मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। एमयू किशनगंज सेंटर के लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं और इन्होंने खुल करके बातचीत भी अपनी रखी है। आपको हमारी ये गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मिल्लत टाइम्स के बराह रास्त मेंबर बनिए। इस वजह से आप हमारे बराह रास्त मेंबर बन जाएंगे, आपका राब्ता रहेगा। आप अगर कोई कमेंट करते हैं तो हमें सबसे ऊपर दिखेगा और सिर्फ 89 यानी 89 रुपये इसकी मेंबरशिप मंथली फीस है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।